IBN 7 हौसला है। तो देश दिन भर में हमारे रिपोर्टर्स आपके शहर की हर जरूरी खबर लेकर तैयार हैं। अलग अलग राज्यों की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से जनक दवे, दिल्ली से अमित पांडे, श्रीनगर से नासिर अहमद और मुंबई से विवेक गुप्ता। लेकिन सबसे पहले हम आज की सबसे बड़ी खबर के लिए अहमदाबाद चलेंगे, हमारे सहयोगी जनक दवे के पास। भारत के खिलाफ 26/11 जैसी साजिश रची गई थी, जिसे कोस्ट गार्ड ने नाकाम कर दिया है। कोस्ट गार्ड को खबर मिली थी कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को भारतीय और पाकिस्तान की समुद्री सीमा में एक फिशिंग बोट कुछ सामान इधर से उधर करने की कोशिश में है। कोस्ट गार्ड की बोट और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ने पोरबंदर से तकरीबन 365 किलोमीटर दूर संदिग्ध नाव का रास्ता रोका। कोस्ट गार्ड की चेतावनी के बाद संदिग्ध नाव ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। तकरीबन 1 घंटे तक यही चलता रहा। इसके बाद चेतावनी के तौर पर कोस्ट गार्ड ने हवा में फायरिंग की तो संदिग्ध नाव रुक गई। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध बोट में 4 लोग सवार थे। जब उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा गया तो डेक में छिप गए और उन्होंने बोट में आग लगा दी। इसके बाद बोट में जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। अंधेरे और खराब मौसम की वजह से भारतीय कोस्ट गार्ड बोट तक नहीं पहुंच पाए। न ही बोट में सवार संदिग्ध लोगों का कुछ पता चला। नाव खाक होकर उसी जगह पर डूब गई। इस घटना के बाद कोस्ट गार्ड्स ने गश्त बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध बोट पाकिस्तान के कराची से आई थी और इसमें हथियार और गोला बारूद भी लदा हुआ था। गुजरात में सूरत पुलिस का मॉक ड्रिल विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है कि एक नया विवाद सामने आ गया है। मोरबी की पुलिस भी मॉक ड्रिल को लेकर विवाद में घिर गई है। इस ड्रिल के दौरान पुलिस ने नकली आतंकियों से जिहादी नारे लगवाए। गुजरात के मोरबी में पिछले दिनों आयोजित पुलिस की मॉक ड्रिल में जिहादी भाषा का इस्तेमाल किया गया। आरोप है कि पुलिस ने मॉक ड्रिल के दौरान आतंकी बने पुलिस के जवान को एक धर्म विशेष पर निशाना साधने की कोशिश जैसा दिखाया था। पिछले सोमवार को सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए मोरबी पुलिस ने नए बस अड्डे के सामने देव कीर्ति कॉम्प्लेक्स में एक आतंकी के घुसने की मॉक ड्रिल करवाई। इस दौरान दोनों तरफ से नकली गोलीबारी भी हुई। तकरीबन आधे घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद आतंकी पकड़ लिया गया। आतंकवादी को पैर में गोली मारने के बाद धर दबोचा गया था। उस वक्त आतंकवादी ने जिहादी नारे लगाने शुरू कर दिए थे। इस नारे को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। बता दें कि गुरुवार को सामने आए सूरत विवाद के बाद मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने गलती मानी थी और कहा था कि अभ्यास में लोगों को एक खास धर्म के पहनावे में दिखाकर आतंकी के तौर पर पेश करना एक भूल है। बता दें कि 7 से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 11 से 13 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात समिट से पहले सुरक्षा अभ्यास किया जा रहा है। कपास और मूंगफली के सही दाम नहीं मिलने से सौराष्ट्र के किसान नाराज बताए जा रहे हैं और उन्होंने सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान रैली निकालने का भी उन्होंने फैसला किया है। सौराष्ट्र के किसान प्रतिनिधियों ने मांग पत्र जारी कर कहा है कि अगर कपास और मूंगफली जैसी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP नहीं बढ़ाया जाता तो वे वाइब्रेंट गुजरात समिट नहीं होने देंगे। गौरतलब है कि गुजरात वाइब्रेंट समिट 11 से 13 जनवरी को गांधीनगर में आयोजित होना है। जो सरकार करोड़ों रुपया का खर्च कर रही है और किसान जिसका आपघात हो रहा है, कई लोग ये 2 महीने से मांग कर रहे हैं, उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अपनी मांगों को लेकर सौराष्ट्र के किसानों ने किसान अधिकार यात्रा शुरू की है, जो 7 जनवरी तक जारी रहेगी। रेडियो कैब को लेकर गुजरात सरकार ने एक नई मार्गदर्शिका जारी की है, जिसके तहत ड्राइवर को अपना पहचान पत्र के साथ साथ यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। गुजरात सरकार ने नेशनल और इंटरनेशनल कैब सर्विस कंपनियों के लिए गाइडलाइंस तय की हैं। इनके मुताबिक ड्राइवर सीट के पीछे ड्राइवर का नाम, लाइसेंस नंबर, मोबाइल नंबर होगा। सीट के पीछे कार के मालिक का नाम और हेल्पलाइन नंबर भी होगा। हर रेडियो टैक्सी में GPS लगा होना चाहिए और GPS का अटैचमेंट टैक्सी ऑपरेटर के ऑफिस में होना चाहिए। गाइडलाइंस के तहत ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है और ड्राइवर को यूनिफॉर्म में रहना होगा। ड्राइवर सनग्लास नहीं पहन सकता है और ड्राइवर के मोबाइल में अभद्र रिंगटोन नहीं होनी चाहिए। हर रेडियो टैक्सी में इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा होना चाहिए और रास्ते में टैक्सी खराब होने पर ऑपरेटर की दूसरी टैक्सी का इंतजाम करना होगा। इन नियमों को तोड़ने पर जुर्माने से लेकर परमिट रद्द किए जाने का प्रावधान रखा गया है। बाकी की खबरों के लिए चलते हैं दिल्ली में मेरे सहयोगी अमित पांडे के पास। शुक्रिया जनक। देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश के आरोप में सुरक्षा एजेंसियों ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है।
अब इस गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने स्लीपर सेल के बाकी के लोगों की भी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने दोनों संदिग्ध आतंकियों को 19 दिसंबर को बेहद खुफिया ऑपरेशन के बाद नोएडा के सेक्टर 14 के पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद अगले दिन इन लोगों को नोएडा कोर्ट में पेशी के बाद ट्रांजिट रिमांड पर पश्चिम बंगाल ले जाया गया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों के नाम रख्तुल्ला और अब्दुल अजीज हैं। पुलिस के मुताबिक रख्तुल्ला बांग्लादेश के फरीदकोट का रहने वाला है और दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत में हमले के लिए सीमा पार करके आया था। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश से भारत आए रख्तुल्ला को यूपी के सहारनपुर के देवबंद इलाके में रहने वाले अब्दुल अजीज को एक लैपटॉप देना था। खुफिया एजेंसियों को दोनों से पूछताछ के बाद उनके लैपटॉप से दिल्ली एनसीआर से जुड़ी कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। उनके कब्जे से 9 सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं। सूत्रों का यह भी दावा है कि कई और आतंकी बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुए हैं और वो दिल्ली एनसीआर में छुपे हो सकते हैं। 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि आतंकी हमले के अलर्ट के बाद गाजियाबाद में पुलिस ने कुछ खास इलाकों में तलाशी और वेरिफिकेशन का काम शुरू कर दिया था। अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो सेंधमारी की वजह से जरा सावधान हो जाइए। सेंधमारी की वारदात में करीब 1 साल में 650% का इजाफा हुआ है। आइए हम दिखाते हैं कैसे सेंधमारी की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखिए। यही वो गिरोह है जो राजधानी के हजारों लोगों को कंगाल बना चुका है। ये हैं दिल्ली के कारोबारी अजय ओबरॉय। 1 अगस्त को इनके घर को सेंधमारों ने निशाना बनाया था और 42 लाख रुपए से ज्यादा के जेवरात और नकदी गायब थे। अशोक के घर चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। साफ दिख रहा है कि महिलाएं भी इस वारदात में शामिल हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में भी सीसी कॉलोनी के इस घर में जैन दंपत्ति रहते हैं। 14 दिसंबर को जब ये अपने रिश्तेदारों के घर एक शादी में गए थे तो पीछे से चोरों ने लाखों के गहने और 1 लाख की नकद लूट ली। सेंधमारों का ये गिरोह अब भी आजाद है। हो सकता है इस वक्त ये गिरोह दिल्ली के किसी इलाके में वारदात को अंजाम दे रहा हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। इस तरह की वारदात का शिकार होने वाले सिर्फ ये 4 शख्स नहीं हैं, बल्कि बदमाशों ने इस साल दिल्ली के 21,000 परिवारों को अपना निशाना बनाया है। यानी 2013 के मुकाबले ये संख्या 2014 में 650% ज्यादा है। दिल्ली में अचानक जो मौसम ने करवट ली है उस वजह से लोगों को मौसम की मार झेलनी पड़ी है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में पारा बारिश की वजह से और ज्यादा गिर सकता है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में देर रात से शुरू हुई बारिश दिन भर रुक रुक कर होती रही। नए साल की शुरुआत में ठंड में कमी की उम्मीद लगाए दिल्ली वासियों को इस बारिश ने और परेशान कर दिया। राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर भारत के कई इलाकों में ये बारिश 2-3 दिन से हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने दबाव की वजह से मौसम ने ऐसी करवट ली है और दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में ये बारिश अगले 1-2 दिन तक जारी रह सकती है। कल के बाद यहाँ दिल्ली में रेनफॉल का एक्टिविटी कम ना का बराबर है। बाकी उत्तर प्रदेश में भी रेन हुआ, वो ईस्टर्ली वे की वजह से हरियाणा में कुछ एरिया में हुआ, ईस्ट राजस्थान में भी हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के बाद अगले 5-6 दिनों में राजधानी के तापमान में और गिरावट दर्ज होगी। वहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान में और बारिश होने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों खासकर जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी होने की आशंका भी है। हैदराबाद के बाद राजस्थान के कोटा में स्वाइन फ्लू की वजह से एक युवक की मौत हो गई। 30 साल का नरेंद्र सिंह एक निजी लैब में काम करता था। 24 दिसंबर से एमवीएस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। पश्चिम बंगाल में बर्दवान के बोरागरिया गांव में बम बनाते वक्त हुए धमाके में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घायल हुए दोनों शख्स टीएमसी समर्थक हैं। बुलंदशहर में पुलिस ने एक पिता को अपनी बेटी के साथ बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उसने अपनी बेटी को डरा धमकाकर करीब महीने भर तक उसका बलात्कार किया। अब जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए चलते हैं अपने सहयोगी नसीर के पास। बहुत बहुत शुक्रिया अमित। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आता नहीं दिख रहा है। नए साल के मौके पर भारतीय सीमा पर फायरिंग के बाद अब पाकिस्तानी रेंजर्स का जमावड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इधर बीएसएफ ने भी भारतीय सीमा में चौकसी बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि आज सुबह 10 बजे पाकिस्तान ने रामगढ़, सांबा, आरएसपुरा, अखनूर सेक्टर के सामने सीमा पार अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। सियालकोट के सबसे बड़े गांव सेंदाबाली में सैकड़ों गाड़ियों की मूवमेंट हुई है।
सांबा के पार पाकिस्तान के चौबरा गांव, भोगोवाल, खन्नावाली, राजहरपाल और सबस्कोट में पाकिस्तानी सेना मुस्तैद हो गई है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की 2 बड़ी रेजिमेंट 12 चिनाब और 14 पंजाब पूरे इलाके में तैनात हैं। पाकिस्तान के गांव मोरीकला, सतरोड़ी में भी रेंजर्स के कैंप लगाए हुए हैं। इस पूरे मूवमेंट के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली फ्लैग मीटिंग फिलहाल टल गई है और भारत ने अपना विरोध भी दर्ज करा दिया है। बता दें कि 1 जनवरी को पाकिस्तान ने जम्मू के सांबा सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन कर फायरिंग की थी। बीएसएफ का कहना है कि 50 से 60 आतंकी घुसपैठ की कोशिश में है। बड़गाम में सेना की फायरिंग से घायल हुए युवक को श्रीनगर के सेना अस्पताल से 2 महीने बाद छुट्टी मिल गई। अस्पताल से निकलने के बाद युवक और उसके परिवार बहुत खुश दिखे और खुशी का इजहार किया और साथ ही सेना का भी शुक्रिया अदा किया। जाहिद को 3 नवंबर को बड़गाम के चेतरगाम इलाके में सेना की तरफ से की गई फायरिंग का शिकार होना पड़ा था। दरअसल जाहिद जिस गाड़ी में सफर कर रहा था उसे एक चेक पोस्ट पर रुकने के लिए कहा गया। जब किसी वजह से गाड़ी चेक पोस्ट पर नहीं रुकी तो जवानों ने खतरे की आशंका के मद्देनजर फायरिंग कर दी। इसमें जाहिद और उसके साथ एक युवक घायल हो गया। जाहिद को दाहिने पैर में गोली लगी थी। इस घटना के बाद सेना ने दोषी सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई की। जाहिद और दूसरे घायल युवक को सेना के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 महीने तक दिन रात सेना के डॉक्टरों की कड़ी मेहनत के बाद जाहिद को छुट्टी तो मिल गई, लेकिन दूसरे युवक को अभी कुछ और वक्त लगेगा। जी सर, छत्तरगाम में लगी थी गोली 3 तारीख को। 3 तारीख से हम यहीं पर हैं सर। अच्छा, सबसे अच्छा ख्याल रखा डॉक्टरों ने। देश भर की खबरों के लिए आइए चलते हैं मुंबई। तकनीकी खराबी होने की वजह से मुंबई की लोकल ट्रेन पूरी तरह ठप पड़ गई, जिसकी वजह से लोग काफी नाराज थे। नाराज लोगों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। मुसाफिरों का ये गुस्सा फूटा है सेंट्रल लाइन पर लोकल सेवा प्रभावित होने के बाद। नाराज यात्रियों ने आगजनी की, पुलिस पर पत्थर फेंके और रास्ता रोक दिया। इसके बाद पुलिस को हालात काबू करने के लिए हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। हार्बर लाइन पर भी लोकल सेवा बाधित हुई। कुछ मोटरमैन भी पत्थरबाजी में घायल हो गए। सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने ट्रेन चलाने से इंकार कर दिया। कई घंटों के हंगामे के बाद आखिरकार सेवा फिर से शुरू हो पाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हालात का जायजा लिया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस मामले में तुरंत हालात ठीक करने और कार्रवाई का आदेश दिया है। हमने पूरी तरह से इस बात को ठीक करने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत थी उसको उठाने की फौरन कार्रवाई की। मुंबई की लाइफ लाइन माने जाने वाली लोकल ट्रेन की रफ्तार उस समय रुक गई जब एक लोकल ट्रेन ठाकुरली से सीएसटी जाने वक्त उसका ओवरहेड वायर टूट गया, जिसकी वजह से यात्रियों को घंटों परेशान होना पड़ा। सेंट्रल लाइन पर सुबह 6:30 बजे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जा रही ट्रेन का पेंटोग्राम यानी ट्रेन की छत पर लगी इलेक्ट्रिक छड़ टूट जाने के बाद लोकल का संचालन ठप हो गया। इसके तुरंत बाद कल्याण से सीएसटी जाने वाली एक और ट्रेन में भी ऐसी ही तकनीकी खामी आ गई। इससे सीएसटी जाने वाली लाइन पर ट्रेन सेवा बाधित हो गई। इस दौरान हजारों की तादाद में मुसाफिर काम पर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। लोग घंटों स्टेशन पर ही अटके रहे। स्लो ट्रैक पर ट्रेनें तकरीबन 5.5 घंटे तक प्रभावित रहीं। सबसे पहले विरोध प्रदर्शन दीवा स्टेशन पर शुरू हुआ। इसके बाद थाने में भी प्रदर्शन होने लगा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तेंदुए के हमले में 4 लोग जख्मी हो गए। काफी मशक्कत के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुए को पकड़ लिया, लेकिन चंदौली रिजर्व ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में एक्सेस कॉलेज के पास लगे इंडिकैश एटीएम मशीन को चोर उखाड़ कर ले गए। एटीएम के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन वो खराब था। अलीगढ़ में 25 दिसंबर को घर वापसी का ऐलान करने वाली धर्म जागरण समिति के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संयोजक राजेश्वर सिंह को हटा दिया गया है। आरएसएस के केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक में ये फैसला लिया गया। ये वही राजेश्वर सिंह हैं जिनकी अगुवाई में आगरा में 300 लोगों का धर्मांतरण हुआ था। धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी सरकार की जमकर फजीहत हुई, लेकिन अब संघ ने राजेश्वर को धर्म जागरण समिति के संयोजक के पद से हटाकर छुट्टी पर भेज दिया है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की नाराजगी के चलते ही राजेश्वर पर गाज गिरी है। इस बारे में जब राजेश्वर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि संघ इस मामले में किसी तरह के दबाव से इनकार कर रहा है। संघ का कहना है कि राजेश्वर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो छुट्टी पर गए हैं।
उस ऐसे समाचार में कोई तथ्य नहीं है। कोई बीमार हो सकता है, वो छुट्टी पर जा सकता है। प्रचारक है, वो फुल टाइम वर्कर होता है। इलाहाबाद में संगम तट पर शुरू होने वाले माघ मेले पर पानी फिरता दिख रहा है। जबरदस्त बारिश से जगह जगह जल भराव और तंबू कनात उखड़ते दिख रहे हैं। इन तस्वीरों ने प्रशासन के इंतजामों की पोल खोल दी है। संगम की रेत पर लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा माघ मेला लगने से पहले ही उजड़ गया। कहीं पंडाल गिरे पड़े हैं तो कहीं पानी जमा होने से रास्ते बंद है। बिजली पानी का इंतजाम ठप हो गया है। मेले की कमान डीएम के हाथ में है, मगर 2 दिन से वो लखनऊ में है। ऐसे हालात में संस्थाएं और कल्पवासियों का ये सवाल है कि करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद मेला प्रशासन आपदा प्रबंधन में कैसे नाकाम हो गया। उधर संतों का दावा है कि पिछले 20-25 साल में मेले की ऐसी अव्यवस्था उन्होंने नहीं देखी।